Welcome back to my channel Narendra Kumar Dubey and Sir. Student, today we are going to learn indefinite pronoun. So first and foremost, I would request you to click on subscription button and thereafter open the notification and click on all so that you can get every video uploaded by me, and you will learn everything regularly if you are watching continuously my videos. So let's come to the point. I'm going to teach you indefinite pronoun. Indefinite, by the title it's enough to let you understand that the pronoun which does not refer to any definite person is indefinite pronoun. So we will very soon understand कि what's indefinite and what's definite. जब आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, किसी निश्चित संख्या को, निश्चित व्यक्ति को डिनोट करते हैं तो वह आपके लिए डिफिनिट होता है। लेकिन वही लोग जिनके बारे में न संख्या उनका है निश्चित और ना ये पता चलता है कि ये कौन है, तो वहाँ पे जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो आइए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, पहली ही चीज़ आप समझ लें, स्कूल में आपने पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं बता देता हूँ कि एफिक्स जो होता है जिसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स। सफिक्स इज एडेड आफ्टर द वर्ड एंड प्रीफिक्स इज एडेड बिफोर द वर्ड, सो दे मेक अ न्यू वर्ड विद न्यू मीनिंग। तो जब हम किसी शब्द के पहले बाद में जोड़ते हैं तो कुछ न कुछ उसके अर्थ में बदलाव आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा वर्ड डेफिनिट है। डेफिनिट, इसमें इन जो आया है ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स जो एनोनिम कहो या एंटोनिम्स कहो बनाने के काम आता है। किसी भी शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो डिफिनिट का मतलब निश्चित होता है और इनडिफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है। यानी ऐसा सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति को या वस्तु को नहीं इंगित करता उसे कहते हैं इनडिफिनिट प्रोनाउन। असल में ये जो होते हैं ये ऑल, फ्यू, मैनी, सम, एनी, अदर, वन, इसका पॉसेसिव केस वंस, इट इज, ऐसे प्रोनाउन जो आते हैं जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है। तो इनको एग्जाम्पल से समझते हैं, बेहतर समझ में आएगा। जैसे हम पहला से यूज करते हैं, पहला का सेंटेंस पे यूज करते पाते हैं कि जैसे ऑल आर absent टुडे, ऑल आर absent टुडे। इसमें लिसनर को ये पता नहीं चलता है कि ऑल की संख्या कितनी है, 2 है, 4 है, 15 है, 20 है, बस ये पता चलता है कि जो थे सब के सब थे, है ना। तो वे सब अनुपस्थित हैं। तो उसमें किसी भी पर्टिकुलर संख्या का जिक्र नहीं हो रहा है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का जिक्र नहीं हो रहा है। जो हैं सब हैं लेकिन उनकी निश्चित संख्या नहीं है कि 10 हैं कि 20 हैं। तो इस तरह से ऑल आर absent टुडे में हम पाते हैं कि यह इंडेफिनिट प्रोनाउन, चूँकि ये ऑल किसे कहा जा रहा है, किसी व्यक्ति को, ये काउंटेबल है यहाँ पे। तो काउंटेबल का मतलब है किसी व्यक्ति को हम कह रहे हैं जो प्रेजेंट नहीं है, तो ये किसी नाउन के बदले ही आया है। तो ये ऑल हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। सेकंड है फ्यू। फ्यू का आप यूज करते हैं जैसे समथिंग लाइक नथिंग, कुछ ऐसा जिसमें नहीं के बराबर संख्या हो, हार्डली एनी, मुश्किल से कोई हो। जैसे मनोज हैज़ फ्यू बुक्स, मनोज के पास नहीं के बराबर किताबें हैं। फ्यू का यह मतलब होता है नहीं के बराबर, यानी मुश्किल से 1-2 किताबें उसके पास होंगी, नहीं तो मानिए कि उसके पास किताबें नहीं हैं। तो फ्यू मतलब निगेटिविटी को शो करता है। तो इसमें संख्या निर्धारित नहीं है कि 2 है, 4 है, 5 है, 1 है, यानी ये भी किसी अनिश्चित संख्या को ही, अनिश्चित
किताबों को ही बता रहा है। तीसरा है मैनी। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने चूँकि यूज इसका यहाँ पर फ्यू का जो किया है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक इस बात का हो गया कि फ्यू एडजेक्टिव की तरह यहाँ ये यूज हो गया, क्योंकि नाउन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको अगर हम प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं, ये मिस्टेकनली हो गया, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं फ्यू को। फ्यू आर स्टूड इन द क्लास। ठीक है, यहाँ भी एडजेक्टिव में भी होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ जाएगा, और यहाँ पे आपका प्रोनाउन की तरह हो गया। तो फ्यू आर स्टूड इन द क्लास, इसका मतलब मुश्किल से एक दो बच्चे खड़े हैं, नहीं तो सब के सब बैठे हुए हैं। तो इस तरह से हो गया कि फ्यू आर स्टूड इन द क्लास, ये उन स्टूडेंट्स की संख्या को इंगित करता है, लेकिन डेफिनेट संख्या नंबर नहीं है कि कितने खड़े हैं, एक खड़े हैं, दो चार, तो यहाँ पे फ्यू हो गया। तीसरा है मैनी। मैनी हैव कम, बहुत लोग आए हैं। मैनी हैव कम का मतलब हो गया बहुत लोग आए हैं। अब ये बहुत में कितने हैं, 2 हैं, 10 है, 20 हैं, यह पता नहीं चलता, लेकिन कहने का आशय है कि कुछ ज़्यादा आए हैं। तो मैनी हो गया। अब इसके बाद सम है। सम हैव गॉन, सम हैव गॉन, कुछ गए हैं, कुछ बहुत आए हैं, कुछ गए हैं। तो कुछ का मतलब ज़्यादा संख्या इनकी नहीं है, फिर भी ये प्लूरल नंबर में होंगे, इसीलिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं मैनी के साथ हैव प्लूरल वर्ब लगा है, ये वर्ब प्लूरल है। हैव देख रहे हैं, ये वर्ब प्लूरल है। इसका मतलब सम या मैनी या फ्यू, इसके साथ भी वर्ब प्लूरल है, ऑल के साथ भी वर्ब प्लूरल है, यानी एक से अधिक संख्या रही होगी। अब 2 है, 3 है, 4 है, यह डेफिनिट नहीं है। ऑल में भी वही बात है, फ्यू, मैनी, सम, ये सब अपने साथ प्लूरल वर्ब रखते हैं, क्योंकि एक से अधिक को ही ये रिफर करते हैं, लेकिन निश्चित नहीं है कि 2 है, 4 है, 5 है। एनी का प्रयोग, अगर हम कहें कि कैन एनी हेल्प मी राइट नाउ, कैन एनी हेल्प मी राइट नाउ, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है। अब एनी में किसी का नाम नहीं लिया गया, 2, 4, 5, 10 जो भी हैं, उसमें सिर्फ ये बात कहेगी कि आप में से कौन है जो मेरी मदद कर सकता है, किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। जैसे बातें होती हैं ना कि कुछ ऐसे अनिश्चित शब्दों का प्रयोग करके लोग कुछ बातें कह देते हैं जो लोगों को बुरी लग जाती है, तो वो आपस में चर्चा करते हैं किसको कहा है, नाम तो लिया नहीं है ना। जैसे अगर कोई कह दे कि सबके सब सबके सब ने ये बहुत ही गंदा आदमी है, और इतना सिर्फ कह दिया ये बहुत गंदा आदमी, तो उसमें 10 हैं, उसमें वो किसको बोला ये टेंशन की बात हो जाएगी। 10 लोग सोचेंगे मुझे कहा कि मुझे कहा कि मुझे कहा। अगर उसमें से कोई कहता है कि मुझे कहा क्या, तो वो कह सकता है नहीं मैंने आपका नाम तो नहीं लिया, तो उसके पास कोई चारा नहीं है, वो चुपचाप बैठ जाएगा। इस तरह से ये प्रोनाउन किसी भी डिफिनिट पर्सन को डिनोट नहीं करते हैं। तो कैन एनी का मतलब है कि जो भी है उसमें से कोई भी वो हो सकता है जो मेरी मदद कर सके। तो एनी हो गया, ये सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है। अब है अदर। अदर के लिए हो गया जैसे बी गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा बनो। तो दूसरे में कौन है, किसी का नाम नहीं लिया गया कि किसके लिए अच्छा होना है, वो कोई भी सेकंड पर्सन हो सकता है जिसके लिए आपको अच्छा होना चाहिए। तो अदर्स माने दूसरे लोग, और दूसरे लोगों की का कोई पर्टिकुलर चेहरा नहीं है, वो आदमी कोई भी हो सकता है, इसलिए इंडिफिनिट पर्सन है वो जिसके लिए आपको गुड होना चाहिए। तो अब है वन। वन का मतलब होता है एक, कोई, या कैसे किसी ने। तो वन का प्रयोग उस बेसिस पे करते हैं, लेकिन वन में कोई भी हो सकता है। जैसे वन मस्ट
डू वंस, ये पोसेसिव केस है उसका। ये वन हमारा सब्जेक्ट है और ये वंस उसका पोसेसिव केस है। तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, यानी हर किसी को अपने कर्तव्य को करना चाहिए, आवश्यक रूप से करना चाहिए। अब है कि ये वन जो आया है, वन में किसी एक आदमी को नहीं कहा गया कि आप ही को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। इसमें वो आदमी कोई भी हो सकता है जिसको हम सब सीख दे रहे हैं कि वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, हर एक को अपनी जिम्मेदारी आवश्यक रूप से पूरी करनी चाहिए। तो उसमें वन कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो ये हो गया वन, और इसका पोसेसिव केस हो गया वंस। तो मैंने यहाँ वन और वंस दोनों लिखा था। वंस का मतलब हो गया कि वन का, यानी किसी का। तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, यानी हर किसी को अपनी जिम्मेदारी आवश्यक रूप से करनी चाहिए, कर्तव्य करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे ऑल, फ्यू, मैनी, सम, एनी, अदर, वन, वंस। ऐसे ही और बहुत सारे वर्ड है जिनका यूज हम इंडेफिनिट प्रोनाउन में करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को तो समझ गए होंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, यानी ऐसे प्रोनाउन जिनका इस्तेमाल किसी डिफिनिट पर्सन को नहीं बताने के लिए बल्कि इनडेफिनिटली लोगों को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, जो जिनकी संख्या एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। जिनका एक से अधिक लोगों को रिफ़र करने के लिए यूज किया जाता है वो है ऑल, फ्यू, मैनी, सम, एनी, अदर। लेकिन वन सिर्फ एक व्यक्ति को, लेकिन वो कौन है यह पता नहीं चलता है। अब है इसके बाद एक और प्रोनाउन आपको बता देते हैं साथ ही साथ। देखिए अगला प्रोनाउन है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इसको आप रेसिप्रोकल को म्यूचुअल कह सकते हैं। म्यूचुअल माने पारस्परिक, हिंदी में इसको कहते हैं पारस्परिक, या ठीक है पारस्परिक वाचक सर्वनाम, परस्परवाचक इसको कहते हैं। मैंने पारस्परिक वाचक मैंने लिख दिया है, परस्परवाचक इसको कहते हैं। तो इस तरह से सेंस वही है कि म्यूचुअल मीन्स एटलीस्ट टू पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन द एक्शन टुगेदर। एक से अधिक लोग एक कार्यों में जब इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर इसको डिफाइन करना चाहें रेसिप्रोकल प्रोनाउन को, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज मेड ऑफ two pronouns which denotes that two subjects are involved in the action together, जिसमें दो सब्जेक्ट एक साथ कार्य को करते हैं और ये करस्पॉन्डेंसी होता है कि मतलब जो फर्स्ट करता है वही सेकेंड उसको रिटर्न में देता है। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें दो ही होते हैं, एक होता है ईच अदर, इसका प्रयोग हम करते हैं टू पर्सन्स के लिए। और वन एनदर दूसरा है, वन एनदर, ये कम से कम तीन आदमी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसका सेंस जो होता है हिंदी में एक दूसरे को, एक दूसरे को, इसका भी सेम अर्थ होता है एक दूसरे को, यानी ईच अदर और वन अनदर एक दूसरे के लिए। लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे होना चाहिए, वाइल यूजिंग ईच अदर वी हैव टू कीप टू सब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस एंड व्हाट द एक्शन विल बी डन बाय द फर्स्ट वन दैट विल ऑल्सो बी डन बाय द सेकेंड। सो फर्स्ट डज समथिंग टू सेकेंड, सेकेंड डज समथिंग टू द फर्स्ट, दैट इज द वे। पहला वाला दूसरे वाले को कुछ करता है, दूसरा वाला पहले वाले को करता है। जैसे मान लो कि मोहिनी एंड रोहिणी लव each
each other. मोहिनी एंड रोहिणी लव इच अदर, इन दोनों के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब प्लुरल लगेगा यहाँ, ये भी चीज़ यहाँ आप ध्यान में रखेंगे। मोहिनी और रोहिणी दो सब्जेक्ट हो गए, S1 और S2 दो सब्जेक्ट हो गए और दोनों मिल करके प्लुरल हो जाते हैं। अब देखिए कैसे, मान लो कि एक साइड में हमने मोहिनी को रख दिया और दूसरे साइड में और बीच में लव रख दिया और दूसरा रख दिया रोहिणी। मोहिनी लव करती है किससे? रोहिणी से। रोहिणी लव करती है किससे? मोहिनी से। यानी ये म्यूचुअल है, एक दूसरे को रेसिप्रोकेट कर रहा है, इसने इसको किया और इसने इसको किया। यानी ये क्रिया जो है उसमें दो सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, पहले वाले का दूसरा ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा वाला जब सब्जेक्ट होता है उसी कार्य को करने वाला तो पहले वाला उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी मोहिनी का ऑब्जेक्ट रोहिणी है और रोहिणी का ऑब्जेक्ट मोहिनी है। आप समझ सकते हैं, फर्स्ट एक्शन में ऊपर से जो मैंने एरो बनाया है इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। फिर सेकेंड क्रिया में रोहिणी जो है सब्जेक्ट है, लव वर्ब है और मोहिनी इसका ऑब्जेक्ट है। यानी अगर दो बार इसको लिखें तोड़ करके तो सेंटेंस ऐसे बनेगा कि मोहिनी लव्स रोहिणी। दूसरा सेंटेंस बनेगा रोहिणी लव्स मोहिनी। मोहिनी लव्स रोहिणी, रोहिणी लव्स मोहिनी। यानी इस क्रिया को दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, यानी यही रेसिप्रोकेट करना होता है, म्यूचुअल पारस्परिक। पहले ने जो किया वही रिटर्न में दूसरा भी किया। तो ये हुआ इच का। अब इसमें कितने आदमी का इन्वॉल्वमेंट है? हम पाते हैं कि दो व्यक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ दो व्यक्ति एक साथ इन्वॉल्व होते हैं एक्शन में तो वहाँ ईच अदर का प्रयोग करते हैं। अब इसको अगर वर्ड एनालिसिस करो तो ईच मतलब होता है प्रत्येक और अदर मतलब होता है दूसरा। यानी प्रत्येक दूसरा को, ईच अदर प्रत्येक दूसरा को प्रेम करता है। यानी पहला वाला दूसरे वाले को प्रेम करता है, दूसरा वाला पहले वाले को प्रेम करता है। तो इस तरह से ईच अदर में टू सब्जेक्ट्स टुगेदर इन्वॉल्व होते हैं। और जो ये वन अनदर है, वन अनदर, तो देखो वन का मतलब होता है कोई या एक, और एन अदर आप खूब बढ़िया समझ रहे हैं, एन का मतलब भी एक होता है और अदर मतलब होता है दूसरा। यानी वन का मतलब कोई या एक और एन अदर दूसरा, यानी एक और एक दूसरा। तो इसमें तीन आदमी का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे द कैप्टन्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका spoke to one another. द कैप्टन्स ऑफ इंडिया, ये कैप्टन कहाँ का है? इंडिया का है, ठीक है, एक सब्जेक्ट है हमारा। दूसरा कैप्टन कहाँ का है? पाकिस्तान का है। और तीसरा कैप्टन कहाँ का है? श्रीलंका का है। तीन कैप्टन है और तीनों उस क्रिया को कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्पीकिंग कर रहे हैं। यानी इंडिया अगर यहाँ है, पाकिस्तान यहाँ है और श्रीलंका यहाँ है, ये तीन कैप्टन है, ठीक है। ये कैप्टन 1 C1, कैप्टन 2 C2 और ये कैप्टन 3।
इंडिया वाले ने बात किया श्रीलंका वाले से, श्रीलंका वाले ने बात किया इंडिया वाले से, श्रीलंका का कैप्टन पाकिस्तान वाले से बात किया, पाकिस्तान का कैप्टन श्रीलंका वाले से बात किया, पाकिस्तान का कैप्टन इंडिया से बात किया, इंडिया का कैप्टन पाकिस्तान से बात किया। यानी इंडिया की कैप्टन ने श्रीलंका से भी बात किया, पाकिस्तान से भी बात किया, पाकिस्तान का कैप्टन इंडिया से भी बात किया, श्रीलंका से भी बात किया, श्रीलंका का कैप्टन इंडिया से भी बात किया, पाकिस्तान से भी। यानी जो स्पीक क्रिया है, यहाँ जो स्पोक हुआ, ये तीनों कर रहे हैं। द कैप्टन ऑफ इंडिया इज स्पीकिंग टू पाकिस्तान, द कैप्टन ऑफ इंडिया इज एज वेल स्पीकिंग टू द कैप्टन ऑफ श्रीलंका, just like the same the captain of Pakistan spoke to the captain of India and also to the captain of Sri Lanka. They are involved together in the action. ये साथ साथ इन्वॉल्व हैं उस क्रिया में। अब देखो हम पाते हैं कि ये म्यूचुअल है, इसने इससे कम्युनिकेट किया, इसने इससे कम्युनिकेट किया, इसने इससे कम्युनिकेट किया, इसने इससे कम्युनिकेट किया, इस प्रकार से इसने इससे किया, इसने इससे किया। ये सब तीनों यानी 3 पॉइंट रखते हैं, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से ऐसे चलती है बात, यहाँ आती है, यहाँ से ऐसे जाती है, फिर यहाँ से ऐसे जाती है। ये बातें तीनों के बीच घूम घूम करके होती है। तो वहाँ अब है कि डिफरेंस क्या है ईच अदर और वन अनदर में, कि ईच अदर while using each other we should have at least 2 subjects, no at least completely 2 subjects involved, and if they are 3 in number we can say one another is fit for that. So 3 से अधिक के लिए भी हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे, ईच अदर का प्रयोग करने के लिए 2 का प्रयोग करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा। ये 2 ही होते हैं, ईच अदर, इसमें 2 आदमी इन्वॉल्व होते हैं, और वन अनदर, इसमें 3 आदमी इन्वॉल्व होते हैं। तो इन प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है और इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है। अगले दिन अगले वीडियो के साथ, हाँ ये नहीं भूलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि सारे वीडियो आपको रेगुलरली और सीक्वेंस में मिलते रहें और इसका बेनिफिट आप उठा सकें। जो स्टूडेंट CBSE में पढ़ते हैं 9, 10, 11, 12 में, जिनको स्कूल से सेटिस्फेक्शन नहीं है कि उनके जो भी टीचर हैं, भाई टीचर सब अच्छे ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको वे ऑफ टीचिंग नहीं पसंद होता है टीचर्स का। तो अगर उनको यहाँ अच्छा लगता हो तो वो कमेंट करेंगे। बहुत जल्द ही मैं सिलेबस भी शुरू करने वाला हूँ, यानी अप्रैल में मैं शुरू कर दूँगा सिलेबस 9, 10, 11, 12, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।